हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी का नाम है बहू बनी बेटी। सुबह की ट्रेन से बेटी और दामाद आए थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। मधुलिका ने शीला से कितना कहा था कि मेहमान आ रहे हैं, जरा जल्दी आकर घर साफ कर देना, लेकिन 10 बज रहे हैं पर शीला का कुछ पता नहीं था। झाड़ू पोछा तो दूर, अभी तो रात भर के बर्तन भी पड़े थे। 2 बार चाय बन चुकी थी। नाश्ता कब होगा कुछ पता नहीं था। राकेश तो 1 कप चाय पीकर ही दफ्तर चला गया था। उसकी पत्नी महिमा अपनी 4 महीने की बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। बच्ची ने उसको रात भर तंग किया था और वह अभी भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। गोद से अलग किया कि नहीं, रोने लगती थी। इधर धर्मराज हैं कि अवकाश प्राप्त करने के बाद से बर्ताव ऐसा हो गया है जैसे कहीं के गवर्नर हों। सब काम समय पर और एकदम ठीक होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके घर के काम में मदद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गंदे बर्तनों को देखकर मधुलिका गुस्सा हो रही थी कि राखी बेटी ने आकर माँ को बाहों में प्यार से कस लिया और अपने पुराने स्कूली अंदाज से उसके गालों पर कई चुम्बन भी जड़ दिए। मधुलिका ने मुस्कुरा कर कहा, चल हट, अब नहीं रही तुम बच्ची। क्या हो रहा है माँ, पहले यह बताओ। माँ ने राखी को सारा दुखड़ा बता दिया। तो इसमें क्या बात है, तुम अपने दामाद का दिल बहलाओ, मैं थोड़ी देर में सब ठीक कर देती हूँ। पगली कहीं की, माँ ने प्यार से झिड़क कर कहा। 2 दिन के लिए तो आई है, क्या तुमसे घर का काम करवाऊंगी? क्यों, मैं अब तुम्हारी बेटी नहीं रही क्या? डांट डांट कर क्या मुझसे घर का काम नहीं करवाया तुमने? यह घर क्या पराया हो गया है मेरे लिए? बेटी ने उलाहना दिया। तब बात और थी, पर अब तुझे ब्याह जो दिया है, अपने घर में सब कुछ करती ही है। यहाँ तू बैठ और 2 घड़ी हंस बोलकर माँ का दिल बहला। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब यहाँ से जाओ, या तो इनके पास जाकर बैठो या छुटकी को संभाल लो और भाभी को यहाँ भेज दो। हम दोनों मिलकर अपना काम निपटा लेंगे। अरे बहू को क्यों भेजूं? उसे तो छुटकी से ही फुर्सत नहीं है। यह बच्ची भी ऐसी है कि दूसरे के पास जाते ही रोने लगती है। रोता बच्चा भला किसे अच्छा लगता है? राखी की माँ की बात में कुछ गहराई का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, पर उसने उखाड़ना ठीक नहीं समझा। वह भी किसी की बहू है और उसे भी अपनी सास से निपटना पड़ता है। तालमेल बैठाने में कहीं न कहीं किसी को दबना ही पड़ता है। बिना समझौते के कहीं काम नहीं चलता। बात करते करते राखी ने 1 कप चाय बना ली थी। माँ के हाथों में चाय का कप देते हुए उसने कहा, तुम जाओ माँ, उन्हें चाय दे आओ। उनको तो दिन भर चाय मिलती रहे, फिर कुछ नहीं चाहिए। माँ ने झिझकते हुए कहा, अब तू ही दे देना। ओह कहा ना माँ, तुम जाओ और कुछ देर उनके पास बैठकर बातें करो। आखिर उनको भी पता लगना चाहिए कि उनकी सास यानी कि मेरी माँ कितनी अच्छी हैं। राखी ने माँ को जबरदस्ती रसोई से बाहर निकाल दिया और साड़ी को कमर से कसकर काम में लग गई। जल्दी से काम करने की आदत उसकी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते उसने सारी रसोई साफ कर दी। फिर भाभी के पास जाकर बच्ची को गोद में ले लिया और हंसते हुए बोली, यह तो है ही इतनी प्यारी कि बस गोद में लेकर इसका मुंह निहारते रहो। भाभी को लगा जैसे ननद ताना दे रही हो, पर उसने तीखा उत्तर देना ठीक नहीं समझा। हंसकर बोली, लगता है सबके सिर चढ़ जाएगी। भाभी, इसे तो मैं ले जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाना, रोते रोते सबके दिमाग ठिकाने लगा देगी। सबने बेचारी को बदनाम कर रखा है। कहाँ रो रही है मेरे पास? यह तो नाटक है। लो, रोने लगी। लो बाबा लो, राखी ने हंसकर कहा। संभालो अपनी बिटिया को। अच्छा अब यह बताओ, नाश्ता क्या बनेगा? मैं जल्दी से तैयार कर देती हूँ। भाभी ने जबरन हंसते हुए कहा, तुम क्यों बनाओगी? क्या दामाद जी को किसी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? हंसकर राखी ने कहा, यह बात नहीं, मुझे तो खुद ही खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे वह बोल रहे थे कि भाभी के हाथ से बने कबाब जरूर खाऊंगा। बना दूंगी। अच्छा तुम इसे जरा गोदी में लेकर बैठ जाओ, सो गई है। मैं झटपट नाश्ता बना देती हूँ, इससे लिटा दो बिस्तर पर।
यही तो मुश्किल है, बस गोदी में ही सोती रहती है। अच्छा रुको, मैं माँ को बुलाती हूँ, वह लेकर बैठी रहेंगी, हम दोनों घर का काम कर लेंगे। नहीं नहीं, माँ जी को तंग मत करो। महिमा को मालूम था कि एक तो छुटकी माँ जी की गोद में ज्यादा देर टिकती नहीं, दूसरे जहाँ उसने कपड़े गंदे किए कि वह बहू को आवाज देने लगती हैं। स्वयं गंदे कपड़े नहीं छूती। राखी को लगा यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। चुपचाप धीरे से छुटकी को गोद में लेकर बैठ गई और प्यार से उसका सुंदर मुंह देखने लगी। कुछ ही महीनों की तो बात है, उसके घर भी मेहमान आने वाला है। वह भी ऐसे ही व्यस्त हो जाएगी, घर का पूरा काम नहीं कर पाएगी तो उसकी सास क्या कर लेगी। और उसकी सास तो घूमने वाली है, वह तो घर में नहीं टिकती। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। फिर राखी मन ही मन बोली, जो होगा देखा जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट हुए थे कि बच्ची रो पड़ी। हाथ से टटोल कर देखा तो कपड़ा गीला था। उसने जल्दी से कपड़ा बदल दिया, पर बच्ची चुप न हुई। शायद भूखी है, अब तो भाभी को बुलाना ही पड़ेगा। भाभी ने ब्रेड सेंक दिए थे, आमलेट बनाने जा रही थी। पिताजी अभी गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए थे। भाभी को जबरदस्ती बाहर कर दिया। बच्चे की देखभाल आवश्यक थी। मैं जल्दी से आमलेट बनाकर ट्रे में रखकर मेज पर पहुंचा दिए। फिर पिताजी और अपने पति को बुलाकर लाई। माँ अभी नहा रही थी। उसने सोचा वह माँ और भाभी के साथ बाद में खाएगी। नाश्ते के बाद राखी ने कुछ काम बताकर पति को बाहर भेज दिया। अब मैदान खाली था। झट से झाड़ू उठा ली। सोचा कि पति के वापस आने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा कर देगी। वह नहीं चाहती थी कि पति के ऊपर उसके मायके का बुरा प्रभाव पड़े। घर का मान सम्मान उसका मान सम्मान था। पति को इससे क्या मतलब कि शीला आई है या नहीं। जैसे उसने झाड़ू उठाई कि महिमा आ गई। दोनों में खींचातानी होने लगी। ननद रानी, यह क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे कि 2 दिन के लिए मायके आई और झाड़ू पोछा और चौका बर्तन सब करवा लिए। चलो हटो, जाकर नहा धो लो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? राखी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब है? मतलब तुम तो 2 दिन बाद चली जाओगी, पर मुझे तो सारा जीवन यहाँ बिताना है। राखी ने इशारा समझ लिया था, फिर भी कहा, अच्छा चलो काम बांट लेते हैं, तुम इधर सफाई कर लो और मैं उधर। बिल्कुल नहीं, महिमा ने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। भाभी और ननद झगड़ ही रही थी कि बच्ची ने रोकर फैसला सुना दिया। भाभी मैदान से हट गई। उधर माँ ने दिन के खाने का काम संभाल लिया। छुटकी को नहलाने धुलाने व कपड़े साफ करने में ही बहू को घंटों लग जाते हैं। सास बहू की मजबूरी को समझती थी, पर एक अनकही शिकायत दिल में सोचती रहती थी। बहू के आने से उसे क्या सुख मिला? वह तो जैसे पहले घर बार में फंसी थी वैसे अब भी हैं। कैसे कैसे सपनों का अंबार लगा रखा था, पर वह तो ताश के पत्तों से बने घर की तरह बिखर गया। वह कसक और बढ़ गई थी। नहीं, शायद कसक तो वही थी, लेकिन उसकी चुभन बढ़ गई थी। मधुलिका के हाथ सब्जी की ओर बढ़ गए। फिर भी उसका मन बार बार कह रहा था, लड़की को देखो, 2 दिन के लिए आई है पर घर का काम ऐसे कर रही है जैसे अभी विवाह ही ना हुआ हो। आखिर लड़की है, माँ को समझती है। संध्या हो चुकी थी। राखी और उसका पति अमित अभी अभी लौटे थे। कितना सारा सामान खरीद कर लाए थे। चाय ठंडी हो गई थी, पर उसका ध्यान किसे था? अमित ने एक जैकेट अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। राखी के लिए एक जींस भी खरीदी थी। उसे राखी दोनों चीजें पहन कर दिखा रही थी। कितनी चुस्त और सुंदर लग रही थी। मधुलिका का चेहरा खिल उठा, दिल गर्व से भर गया था। बहू राखी को देखकर हंस रही थी, पर दिल पर एक बोझ सा था। शादी के बाद सास ने उसकी जींस व हाउस कोट बक्से में बंद करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें पहनकर वह बहू जैसे नहीं लगती थी। रात को गैस के तंदूर पर राखी ने बढ़िया स्वादिष्ट मुर्गा और नान बनाए। इस बार बहू अपने मायके से तंदूर लेकर आई थी, पर वह कैसा वैसा का वैसा ही बंद पड़ा था। उस पर खाना बनाने की हिम्मत कैसे थी?
सास को आदत न थी और बहू को समय न था। तंदूर का खाना इतना अच्छा लगा कि अमित ने राखी से कहा, कल हम भी एक तंदूर खरीद लेंगे। मधुलिका के मुंह से निकल गया, क्यों पैसे खराब करोगे, यही ले जाना, यहाँ किस काम आ रहा है। धर्मराज ने कहा, ठीक तो है बेटा, यही ले जाओ, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे। बहू चुप थी। उसके दिल पर तो जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपने पति की ओर देखा। बेटे ने मुंह फेर लिया। एक ही इलाज था, कल ही बहन के लिए एक नया तंदूर खरीद कर ले आए, लेकिन इसके लिए पैसे और समय दोनों की आवश्यकता थी। बेटी को अपना माहौल याद आया। एक बार तंदूर ले गई तो उसके ससुर व पति दोनों जीवन भर उसे तंदूर पर ही बैठा देंगे। दोनों को खाने का बहुत शौक था। इसके अलावा उसे याद था कि जम्मा का दिया हुआ साल उसकी सास ने उसकी ननद को बिना पूछे पकड़ा दिया था तो उसे कितना मानसिक कष्ट हुआ था। आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी की हालत भी वही होगी। बात बिगड़ने से पहले उसने कहा, नहीं माँ, यह तंदूर भाभी का है, मैं नहीं ले जाऊंगी। मेरे पड़ोस में एक कर्नल रहते हैं, उन्होंने मुझे सस्ते दामों पर फौजी कैंटीन से तंदूर लाने के लिए कहा है। दो दो तंदूर लेकर मैं क्या करूंगी। बेटी ने तंदूर के लिए मांग मना कर दी, परंतु उसने ससुराल लौटते ही कर्नल साहब से तंदूर के लिए कहने का इरादा कर लिया था। अगले दिन बेटी और दामाद चले गए। घर सूना सूना लगने लगा। चहल पहल मानो समाप्त हो गई थी। इस सूनेपन को तोड़ने वाली केवल एक आवाज थी और वह थी बच्ची के रोने की आवाज। वातावरण सामान्य होने में कुछ समय लगा। माँ के मुंह से हर समय बेटी का नाम निकलता था। वह क्या क्या करती थी, क्या क्या कर रही होगी। बच्चा ठीक से हो जाए, तुरंत बुला लूंगी। 4 महीने से पहले वापस नहीं भेजूंगी। बहू सोच रही थी, उसे तो पीछे पड़कर 1 महीने बाद ही बुला लिया था। मधुलिका की बहन की लड़की किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में आई थी। समय निकालकर वह मौसी से मिलने भी आ गई। क्या हो रहा है मौसी? अरे तू कब आई? मधुलिका ने चकित होकर कहा। कुछ खबर भी नहीं की? लो, जब खुद ही चली आई तो खबर क्या भेजनी? आई तो कल ही थी, एक शादी है, कल वापस भी जाना है, पर अपनी प्यारी मौसी से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ? भाभी कहाँ है? सुना है छुटकी बड़ी प्यारी है, बस उसे देखने के लिए आई हूँ। अरे बैठ तो सही, सब देख सुन लेना। देख कढ़ी चावल बना रही हूँ, खाकर जाना। ओह बस मौसी, तुम और तुम्हारी कढ़ी, हमेशा चूल्हा चौका, अब भाभी भी तो हैं, कुछ तो आराम से बैठा करो। मधुलिका ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या आराम करना, काम तो जिंदगी की अंतिम सांस तक करना ही है। दीदी तुम्हारा कितना काम करती थी, सच में तुम्हें राखी दीदी की बहुत याद आती होगी। अब फर्क तो होता ही है बहू और बेटी में। मधुलिका ने गहरी सांस ली। महिमा सुन रही थी। उसके दिल पर चोट लगी। क्यों फर्क होता है बहू और बेटी में? एक तो तीर, दूसरे को तमगा। जब सास की बहन की लड़की चली गई तो महिमा सोचने लगी कि इस स्थिति में बदलाव आना जरूरी है। सास और बहू के बीच औपचारिकता क्यों? वह सास से साफ साफ कह सकती है कि बार बार बेटी की रट न लगाएं, पर ऐसा कहने से सास को अच्छा नहीं लगेगा। अब उसे ही बेटी की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। न सास रहेगी न बहू, हर घर में बस माँ बेटी ही होनी चाहिए। वह मुस्कुराई। उसे एक तरकीब सूझी। परिणाम बुरा भी हो सकता था, परंतु उसने खतरा उठाने का निर्णय ले ही लिया। अगले सप्ताह होली का त्योहार था। अगर कुछ बुरा भी लगे तो होली के माहौल में ढक जाएगा। उसने छुटकी को उठाकर चूम लिया। प्रातः जब वह कमरे से निकली तो जींस पहने हुए थी और ऊपर से कुर्ती डाल रखी थी। हाथ में गुलाल था। होली मुबारक हो माँ जी कहते हुए महिमा ने ननद की नकल करते हुए सास के गालों पर चुंबन जड़ दिए और मुंह पर गुलाल लगा दिया। मधुलिका की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। इससे पहले कि सास संभलती, महिमा ने खिलखिलाकर होली है कहते हुए सास को पकड़कर नाचना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर धर्मराज भी बाहर आ गए और यह दृश्य देखकर हंसे बिना न रह सके। यह क्या हो रहा है बहू?
धर्मराज ने हंसते हुए कहा। होली है पिताजी, और सुनिए, आज से मैं बहू नहीं बेटी हूँ, 100% बेटी। यह कहते हुए उसने ससुर के मुंह पर भी गुलाल लगा दिया। इससे पहले कि कुछ और हंगामा खड़ा होता, पास पड़ोस के लोग मिलने आने लगे। स्त्रियां तो घर में ही घुस गई। इसी बीच छुटकी रोने लगी। महिमा ने दौड़कर छुटकी को उठा लिया और उसके कपड़े बदल कर सास की गोदी में बैठा दिया। माँ जी, आप मिलने वालों से निपटिए, मैं चाय नाश्ता लगा रही हूँ। पर बहू नहीं माँ जी, अब मैं बेटी हूँ। देखिए मैं कितनी फुर्ती से काम निपटाती हूँ। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। महिमा फुर्ती से नाश्ता लगा कर दे रही थी, रसोई का काम भी संभाल रही थी, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना रही थी, जूठे बर्तन इकट्ठा नहीं होने दे रही थी, साथ ही साथ धोकर रखती जाती थी। सास को 2 बार रसोई से बाहर किया। उसका काम केवल छुटकी को रखना और मिलने वालों से बात करना था। सास को मजबूरन 2 बार छुटकी के कपड़े बदलने पड़े। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि दादी की गोद में छुटकी आज चुप थी, रोने का नाम नहीं ले रही थी। लगता था कि वह भी षड्यंत्र में शामिल थी। जब मेहमानों से छुट्टी मिली तो मधुलिका ने महसूस किया कि छुटकी कुछ बदल गई है। क्यों रोई नहीं आज, बल्कि शैतान हंस ही रही थी। धर्मराज ने आवाज दी, बहू जरा एक दही बड़ा और दे देना, बहुत अच्छे बने हैं। रसोई से आवाज आई, यहाँ कोई बहू नहीं है पिताजी। बड़ी भूल हो गई बेटी, धर्मराज ने हंसते हुए कहा। अब तो मिलेगा ना? और हाँ बेटी, सास ने शर्माते हुए कहा, अपनी माँ का भी ध्यान रखना। सास के गले में बाहें डालते हुए महिमा ने कहा, क्यों नहीं माँ, आप लोगों को पाकर मैं कितनी धन्य हूँ। राकेश जो यह नाटक देख रहा था गंभीरता से कहा, इन हालात में मेरी क्या स्थिति है, और सब हंस पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी देखने को मिलती रहती हैं।